नमस्कार। आज हम एक बहुत ही साधारण सी रोजमर्रा की चीज पर बात करेंगे। एक ऐसी चीज जो हम सबके जीवन का हिस्सा है। रोटी। गोल, गरम, देखने में एकदम सामान्य सी। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये आई कहाँ से? किसने मतलब पहली बार आटे और पानी को मिलाया होगा और फिर उसे आग पर सेका होगा? आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं उनके आधार पर हम रोटी की इसी कहानी की थोड़े गहराई में उतरेंगे, हजारों साल पीछे चलेंगे। तो चलिए इस सफर की परतें खोलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है कोई लगभग 4000 साल पहले, सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ जो खोजें हुई हैं उनमें मिट्टी के चपटे तंदूर मिले हैं, अनाज पीसने के पत्थर मतलब सिलबट्टे जैसे, और गेहूं के जले हुए दाने भी मिले हैं। जरा सोचिए, उस समय कोई नदी किनारे पत्थर पर अनाज पीस रहा होगा, फिर आटे को पानी से गूंथकर उसे चपटा करके किसी गर्म सतह पर या शायद शायद सीधे अंगारों पर सेक रहा होगा। और ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी। ये जो चीजें मिली है ना, तंदूर, वो पीसने के पत्थर, ये दिखाते हैं कि अनाज को तैयार करना, उसे प्रोसेस करना, वो समाज की जीवन शैली का, उनके संगठन का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। मतलब ये सिर्फ भोजन की जरूरत पूरी करना नहीं था, ये एक व्यवस्थित कृषि समाज की निशानी थी। उस वक्त भी खाने को तैयार करने का एक तरीका, एक सिस्टम विकसित हो चुका था। अच्छा, फिर समय थोड़ा और आगे बढ़ता है और हम आते हैं वैदिक काल में, लगभग 1500 ईसा पूर्व। अब देखिए, ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में सीधे सीधे रोटी शब्द शायद ना मिले, पर अनाज से बने पकवानों का जिक्र जरूर है। खासकर जौ, जिसे वो यव कहते थे, और बाद में गेहूं यानी गोधूम। इनका जिक्र धार्मिक अनुष्ठानों में, यज्ञों में मिलता है। और हाँ, यहीं हमें रोटी का जैसा एक शब्द भी सुनाई देता है। हाँ, रोटी का, जिसे रोटी का संस्कृत मूल मानते हैं। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। वैदिक काल में भोजन को सिर्फ शरीर के लिए जरूरी चीज नहीं मानते थे, उसे प्रकृति का एक पवित्र तोहफा समझा जाता था, देवताओं को चढ़ाने लायक वस्तु। तो ये जो शुरुआती रोटियां थीं, शायद बिना खमीर की, चपटी सी, उन्हें पौष्टिक तो माना ही जाता था, पवित्र भी मानते थे। उनकी सादगी में ही एक तरह की दिव्यता थी, शायद आज की रोटी से ज्यादा गहरे मायने थे उसमें। फिर समय और आगे बढ़ा, बड़े बड़े साम्राज्य आए, मौर्य, गुप्त और फिर मुगल काल। शाही दस्तरखान तो जाहिर है सजते थे, एक से बढ़कर एक पकवान, कोरमा, बिरयानी, घी वाले पराठे। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी की थाली में वो साधारण तवे पर सिकी रोटी वो बनी रही। हाँ, मुगलों ने बेशक नान, शीरमाल जैसी नई चीजें लाईं, पर वो सादी रोटी वो कहीं नहीं गई। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी सल्तता, इसकी पहुंच। इसे बनाने के लिए कोई खास सामान नहीं चाहिए, ना कोई खास हुनर। गेहूं या जो भी वहां का अनाज हो, पानी और आग, बस ये आम लोगों का खाना थी। शाही रसोई की जो जटिलता थी, जो खर्च था, उससे कोसों दूर। ये दिखाता है कि कैसे बुनियादी जरूरतें और उनके समाधान बड़ी बड़ी सल्तनतों के दौर में भी अपनी जगह बनाए रखते हैं। ये रोटी की, आप कह सकते हैं, जबरदस्त अनुकूलन क्षमता है, और उसका महत्व भी। बिल्कुल। और भारत की जो विविधता है वो रोटी में भी दिखती है। उत्तर में चले जाइए, पंजाब में नरम फुल्का या मक्के की रोटी है, गुजरात में पतली थेपला या रोटली, महाराष्ट्र में ज्वार या बाजरे की भाकरी, दक्षिण भारत में देखे तो चावल या रागी की रोटी। ये सिर्फ गेहूं की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये तो भारत की मिट्टी, वहाँ की उपज, वहाँ की संस्कृति की कहानी बन जाती है। एकदम सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे एक मूल आइडिया कि पिसे अनाज को पकाकर खाना है, वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से ढल गया। वहाँ क्या उगता है, वहाँ का मौसम कैसा है, लोगों की जीवन शैली कैसी है। हर रोटी न सिर्फ अलग अनाज से बनती है, बल्कि उसे बनाने का तरीका, उसकी मोटाई, उसका स्वाद, सब कुछ उस जगह की पहचान बन जाता है। एक तरह से स्थानीयता का जश्न है ये। और भारतीय घरों में तो रोटी सिर्फ खाना नहीं है, ये एक भावना है, एक जुड़ाव है। माँ का बच्चों के लिए गरम गरम रोटियां बनाना, किसी नई बहू का ससुराल में पहली बार गोल रोटी बनाने की कोशिश करना, गुरुद्वारे के लंगर में सोचिए, बिना किसी भेदभाव के हजारों लोगों को साधारण आटे पानी से बनी रोटी परोसना, ये सब हमारी संस्कृति का कितना गहरा हिस्सा है। रोटी कपड़ा मकान में भी रोटी सबसे पहले आती है। यह अस्तित्व का, सम्मान का प्रतीक बन गई है। हाँ, ये परिवारों को, समुदायों को जोड़ने वाला एक धागा है, अदृश्य धागा। साथ बैठकर रोटी तोड़ना, बांटना,
ये अपनेपन का देखभाल का सबसे बुनियादी रूप है शायद। इसका महत्व सिर्फ कैलोरी और पोषण तक सीमित नहीं है, ये हमारी सामाजिक बुनावट में, रिश्तों की गर्माहट में रचा बसा है। रोजमर्रा की जिंदगी का एक पवित्र अनुष्ठान जैसा बन गया है ये। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। व्यापारी गए, शोध करने वाले गए, और खास तौर पर वो गिरमिटिया मजदूर, मतलब वो भारतीय श्रमिक जिन्हें अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए अलग अलग देशों में ले गए थे। मॉरिशस, फीजी, कैरेबियन, दक्षिण अफ्रीका, ये लोग जहां भी गए अपने साथ अपनी रोटी ले गए। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। आज देखिए, कैरेबियन में रोटी को स्टफिंग भरकर रैप की तरह खाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में करी के साथ परोसते हैं। ये अब ग्लोबल हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि विदेशों में जाकर भी इसने अपनी वो अनुकूलन वाली क्षमता दिखाई। वहां के जो स्थानीय स्वाद थे, जो सामग्री थी, उसके साथ मिलके इसने नए रूप ले लिए, लेकिन अपनी पहचान भी बनाए रखी। ये दिखाता है कि कैसे संस्कृति खाने के जरिए सफर करती है और नई जगहों पर भी अपनी जड़ें जमा लेती है। तो सिंधु घाटी के उन प्राचीन चूल्हों से शुरू होकर आज दुनिया भर की मॉडर्न किचन और रेस्टोरेंट तक, रोटी ने वाकई एक बहुत लंबा और बड़ा शानदार सफर तय किया है। ये महज एक खाने की चीज नहीं है, ये चलता फिरता इतिहास है, ये विरासत है, ये घर की याद है, और कहीं ना कहीं हम सबकी पहचान का एक हिस्सा भी है। सच में ये सोचने वाली बात है, कैसे ये इतनी साधारण सी दिखने वाली चीज, रोजमर्रा की चीज, आटा और पानी का मिश्रण, अपने अंदर इतिहास, संस्कृति, अपनापन, पहचान, कितनी सारी परतें समेटे हुए है। और इसका हजारों सालों से इतने बदलावों के बाद भी लगभग अपने मूल रूप में बने रहना, शायद ये हमें उन बुनियादी मानवीय जरूरतों के बारे में, रिश्तों की गर्माहट, आपसी जुड़ाव, इनके बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाता है। वो चीजें जो वक्त और सरहदों के पार भी मायने रखती हैं।